जिंदल यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और ऐसे कार्यक्रम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यहां जो बातचीत होती है वो बड़ी चर्चा, बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उस पर बहुत कम चर्चा होती है। तो जिंदल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में चीफ गेस्ट के तौर पर आए हुए थे कौन? फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, वो आए हुए थे और उन्होंने ये बात कही जिससे मुझे कई बार लगता है कि जो ये विदेशी साजिश, विदेशी ताकतें, ये जो हाथ, ये सब कहा जाता है, इसके पीछे सच हो सकता है। उन्होंने कहा कि 2030 तक, बाय 2030, इंडिया माइट लीड द वर्ल्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी। अब यहां ये छोड़ दीजिए कि क्या करेगा, कौन से क्षेत्र में काम करेगा। रिचर्ड वर्मा जो पूर्व राजदूत हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक भारत लगभग सभी क्षेत्रों में, इन ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी, इंडिया माइट लीड द वर्ल्ड। और ये जब भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत कहते हैं तो वो उसकी वजह बताते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, एक तो वो कहते हैं कि जो दोनों डेमोक्रेसीज हैं, अगर ये साथ आए तो भी बहुत कुछ हो सकता है। ब्लिंकन ने भी अभी यही कहा। उन्होंने कहा, आई लुक आउट एट द ईयर 2030, मैं 2030 की तरफ देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एंड आई सी एन इंडिया दैट मे लीड द वर्ल्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी। एक ऐसा भारत जो सभी क्षेत्रों में विश्व का अगुवा होगा, विश्व नेता होगा। द मोस्ट पॉपुलस नेशन, द मोस्ट कॉलेज ग्रेजुएट्स, द लार्जेस्ट मिडिल क्लास, द मोस्ट सेलफोन एंड इंटरनेट यूजर्स, along with the third largest military and third largest economy, यानी चाइना, अमेरिका और भारत, all coexisting in the world's largest democracy, यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक साथ ये सब हो रहा होगा। सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे ज्यादा सेलफोन, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा कॉलेज ग्रेजुएट, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर, तीसरी सबसे बड़ी सेना, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की, विद 600 मिलियन पीपुल अंडर द एज ऑफ 25, 60 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम के। रिचर्ड वर्मा ने ये कहा। कल ही उन्होंने जिंदल यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में ये बात कही। चर्चा होनी चाहिए थी इस पर कि 2030 के लिए भारत सरकार की क्या योजना है, भारत की क्या योजना है, उस पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कहां कमी है, क्या ठीक करेंगे। आलोचना तो हम करते रहते हैं। That's on top of the massive development that is taking place in India today, right before our eyes. हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से विकास का काम हो रहा है। Some $2 trillion will be spent on infrastructure in just the next decade. अगले एक दशक में, 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं, $2 लाख। The bulk of the infrastructure needed for 2030 is yet to build. अभी नहीं बना है, बन रहा है तेजी में। जो लोग पूछते हैं कि 70 साल, और उस 70 साल में भाजपा की भी सरकारें हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार के पहले देश में कोई सोचा ही नहीं कि सड़कें भी महत्वपूर्ण होती हैं। और मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूं कि 2001 में मैं आया था दिल्ली, जुलाई 2001, और उसके बाद मैं इलाहाबाद गया। तो दिल्ली से इलाहाबाद पहुंचने में सुबह 5 बजे निकले थे, रात को 1 बजे पहुंचे थे। ये रास्ता था। और उसके बाद अब ये स्थिति बनी, जब ये बन गया, अभी मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल पूरा होते होते चीजें ठीक हुई, तो 2005-6 तक 4 में भले ही शाइनिंग इंडिया फेल हो गया,
लेकिन उसकी वजह से रास्ता आसान हो गया और उसके बाद तो रास्ते बहुत आसान हो गए। 100 नए हवाई अड्डे, ये हम नहीं कर रहे हैं, कोई भारत सरकार की रिलीज नहीं है, ये रिचर्ड वर्मा कह रहे हैं, पूर्व अमेरिकी राजदूत, वो इंडियन अमेरिकन हैं और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये लाभ भारत को 2050 तक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत क्लिंटन के समय 2000 में की थी और वो कह रहे हैं कि अब जरूरी है कि समय से चीजों को डिलीवर किया जाए। और बहुत लंबी चौड़ी बातें उन्होंने की है, बहुत कुछ कहा है और वो कह रहे हैं कि इट इज वाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ यू, यू हैव द वर्ल्ड एट योर फिंगर टिप्स, योर कंट्री विल हैव अ लीडिंग सीट इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, योर businesses will continue to power economic growth and innovation globally, and all of you can choose what role you want to play today and in the future। रिचर्ड वर्मा कह रहे हैं, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए इतना उत्साहित हूं, आपकी उंगलियों पर, आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। दुनिया के जितने बड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं विश्व के, उसमें आपका देश आगे है। आपके जो कारोबार हैं वो दुनिया की तरक्की और नवाचार, इनोवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। और उन्होंने कहा आप तय करेंगे कि आप क्या भूमिका निभाना चाहते हैं। ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो आप सोचिए कि ये जो कुछ देश में हो रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें विपक्ष कोई किसी के हाथ में खेलेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। विपक्ष भी उतना ही देशभक्त है। कम्युनिस्टों को लेकर थोड़ा सा मुझे संदेह ज्यादा रहता है, क्योंकि कम्युनिस्टों का संकट ये है कि वो देश मानते नहीं। जो भी देश मानता है वो देशभक्त है। कम्युनिस्ट देश नहीं मानते भारत को, उनके लिए बाउंड्री है ही नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि सचमुच विदेशी ताकतों के लिए, विदेशी साजिश के लिए भारत में सबसे, जिसको कहते हैं ना कि इस समय सबसे ज्यादा निगाहें हैं, तो निगाहें सिर्फ अच्छी तो होती नहीं, बुरी नजर भी लगती है। गांव घर में आप तरक्की कीजिए, घर परिवार में तरक्की कीजिए तो काला टीका लगाना पड़ता है, कोई उल्टा सीधा करने लगता है, ढेर सारी बुरी भावनाएं आती हैं। कई लोग गांव घर में भी, अपने परिवार में भी साजिश करते हैं। और जब दुनिया का मसला है और भारत जब दुनिया की पहली कतार में, पहली पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने जा रहा है 2030 तो 2021, ये जो दशक है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ऐसी अराजकता में नहीं रह सकते, हम इस तरह से फंसे नहीं रह सकते। इसको ठीक से समझिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, ये ऐसा नहीं कि कोई नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, कोई भी सरकार जो भारत की रही उसके खिलाफ ये साजिशें चलती रही। अभी चूंकि ये सरकार रिटेलिएट कर रही है, रेजिस्टेंस दिखा रही है, लड़ रही है, दुनिया भर में डिप्लोमेसी कर रही है, इसलिए वो हमले भी थोड़ा ज्यादा तेज हो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार होगी या दूसरी कोई सरकार होगी तो उस पर हमला नहीं होगा, दुनिया तो करेगी। तो अभी के हालात में ये सब क्यों हो रहा है, इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है, ध्यान से देखिए, कहीं उसकी वजह यही तो नहीं, ये जो रिचर्ड वर्मा साहब कह रहे हैं उसी को लेकर दुनिया जो ताकतें हैं, और चीन तो है ही,